अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद है और मैं आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका ताल्लुक आप लोगों को मालूम होगा कि हम पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। और इसका ताल्लुक भी बिल्कुल इसी तरीके से उसी ताल्लुक से हमारा निस्बत जुड़ा हुआ है। और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों देखो, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। हमने जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर हमने पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझा, हमने उसके स्ट्रक्चर को समझा, हमने उसके एल्वुलाई के स्ट्रक्चर को समझा। एंड इसके अंदर हमने बहुत सारे रिस्पिरेशंस को समझा कि रिस्पिरेशन कैसे होती है, ब्रीदिंग समझा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को समझा। लेकिन बच्चों आज का जो मेन टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो, हमने एल्वुलाई के पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया, लेकिन अगर हमें यही नहीं मालूम कि ये ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज़ होता है, किसके जरिए डिफ्यूज़ होता है, और लंग्स का जो मैंने आपको बताया था एक कलर होता है, पिंकिश कलर होता है, वो हमारा एक सवाल रहेगा कि क्यों होता है, वो ही हमने नहीं समझा तो फिर मतलब हमने फिर क्या समझा इसके टॉपिक के बारे में। हमने कोई मेन टॉपिक बात नहीं समझी, हमने सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को ही समझा आज तक। आज हमें उसके प्रॉपर फंक्शंस को समझना है। देखो बच्चों, जो फंक्शंस हमने समझे रिस्पायरेटरी के वो सिर्फ स्ट्रक्चर बेस के ऊपर थे, लेकिन जो रिस्पायरेशन का प्रॉपर एक फंक्शन है कि ये लंग्स का होना क्यों है, और ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो एक प्रॉपर आप कह सकते हैं जो एक प्रॉपर फंक्शन है कि ये क्यों हो रहा है और ये डिफ्यूज़ कैसे हो रहा है, हमें ये आज तक नहीं पता चला कि ये आप जो इनहेल कर लेते हो ऑक्सीजन, ये कैसे डिफ्यूज़ होती है, किसके ज़रिए डिफ्यूज़ होती है, और ये पूरी बॉडी के अंदर कैसे जाती है। हार्ट के अंदर हमने ये ज़रूर समझा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, लेकिन जो लंग्स का और हमने हार्ट का रिलेशन समझा था उसको ऊपर भी हमने कोई ज़्यादा डिटेल बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये टॉपिक हमें रिस्पायरेशन के अंदर ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने आज भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन को सिर्फ उतना ही समझा है कि ना वो रिलैक्स हो रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो बच्चों आपने कुछ भी नहीं समझा, वो फंक्शन ही नहीं है उसका। वो तो आपने स्ट्रक्चर के बेस पे उसके आपने क्या कैसे वो आपने वो स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है, आपने उसको समझा है। लेकिन आज हमें प्रॉपर तरीके से ये समझना है कि जो आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन, वो उसके बाद कैसे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसी तरीके से जब आप एक्सहेल करते हो वो कैसे एक्सहेल हो रही होती है, और वो पूरी बॉडी से एक्सहेलेशन तक कैसे अपना काम किरदार अदा करती है, हमें उसको समझना है आज। तो बच्चों, लेट किए बगैर मैं अपने इस टॉपिक को समझाना शुरू करता हूँ, और इसी तरीके से हम समझ जाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा होता है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपके पास होती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, जो कि हार्ट से और लंग्स के दरमियान जो है अपना काम किरदार अदा कर रही होती है। फिर आपने ये भी समझा था एक होता है एओर्टा, एक होता है सुपीरियर वेना केवा, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ के आ चुके होगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। मेरे को सिर्फ यही समझाना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है। हमने नेफ्रॉन भी समझा हुआ है, मैं यहाँ पर नेफ्रॉन के ऊपर भी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये एक्सक्रीशन के अंदर पोटाशियम और ये सोडियम का क्या काम है, हमने ये सारी बातें समझी हुई हैं। तभी मैंने ये चैप्टर आज उठाया हुआ है, यानी जो चैप्टर हमारा रिस्पिरेटरी चल रहा है, और इस टॉपिक को आज हम काम करेंगे ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये पूरा नेफ्रॉन का क्या ताल्लुक था रिस्पिरेशन से, और आपका ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो रही थी, बायोजेनेटिक्स सामने पड़ा हुआ है। फिर आपने जो है हार्ट को भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि आज आपको रिस्पिरेटरी पूरे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड का किस्सा ही ख़त्म कर देना है आज आप लोगों को, तो आज हम इसी को समझने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि सुपीरियर और इन्फीरियर मैंने कहा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अभी हमें ये भी नहीं देखना कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये ब्लड जाता कहाँ है ये आपको मालूम है। पल्मोनरी ये राइट और लेफ्ट एट्रियम को भी अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट शॉर्टली आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्लड आता है ये कहाँ जाता है। आपको ये मालूम है कि ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जाता है। अब ये लंग्स के अंदर ब्लड जब ये जाता है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एल्व्यूलाई होते हैं। अभी हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये जो पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है, इसके बाद ये कहाँ जाता है, ये कैसे काम करता है, हमें इसको समझना है, और हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं समझना। सही है ना। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा होता है कि ना, आपसे मैंने बोला कि पल्मोनरी आर्टरी आती है, पल्मोनरी आर्टरी से ये सारा सुपीरियर वेना से इन्फीरियर वेना के पास से जो भी ब्लड आता है वो लंग्स की तरफ जाता है। लंग्स के अंदर होते हैं एल्व्यूलाई, आपने इनहेल की ऑक्सीजन। अब क्या होगा, देखो मैंने बोला कि हमें लंग्स के स्ट्रक्चर को भी नहीं समझना, मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर को भी नहीं समझाना। मैंने बोला यहाँ से हमने इनहेल की हुई है जो कि ऑक्सीजन एंटर हो रही है,
यहाँ पे आपके IO2 यहाँ से डिफ्यूज़ होगा, एल्व्यूलाई से होगा डिफ्यूज़ O2। सही है, लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई मौजूद होते हैं और डिफ्यूजन कैसे होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं, क्या ना उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आ चुके हैं। अब आगे आपने ये देखना है कि ये देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये O2 यहाँ से निकलेगा, डिफ्यूज़ होगा। ब्लड आया हुआ है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड। सही है, आपके पास जो ब्लड आया है वो है डीऑक्सीजनेटेड। अभी हम ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी मैं डीऑक्सीजनेटेड है, उसका मतलब जाहिर सी बात है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आई होगी। तो अभी मैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यहाँ से निकलेगी और वहाँ जाएगी। अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को बात करूँगा तो वापस सुपीरियर इन्फीरियर की तरफ मैं आ जाऊँगा। लेकिन अभी हमें खाली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाते हुए देखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता कैसे है। आपके पास ये ब्लड आया है पूरा, और ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। सही है, अब ये एल्व्यूलाई से ऑक्सीजन यहाँ पे आया, लंग्स के अंदर है ऑक्सीजन मौजूद, यानी एल्व्यूलाई से ये होगा डिफ्यूज़। अब ये जो है ये चार, ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर Fe होता है, आयरन होता है। आयरन के पास 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर वो ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, और वो बाइंड करके क्या बनाता है अभी हमें उसे देखना है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें हम रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे मौजूद है हेमोग्लोबिन, और वो हम इम्यूनिटी के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। और ये भी आपको मालूम है कि वो हेमोग्लोबिन क्या काम करता है, अभी हम उसके फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो आपके ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, हेमोग्लोबिन मौजूद है। हेमोफिल मैंने नहीं बोला, हेमोकोइल भी नहीं बोला। क्यों हेमोग्लोबिन मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं, और हेमोग्लोबिन का कलर होता है पिंक या ब्राइट रेड होता है। तो इसकी वजह से आपका, अब देखो इतना सारा खून जब एक जगह आके जमा हो रहा है, इतना सारा खून एक जगह आके जमा हो रहा है, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपके पास एक जगह आके जमा हो रहा है जो कि है आपके पास लंग्स, और वहीं से ऑक्सीजन कैरी करना है, तो बच्चों जिसकी वजह से आपका जो लंग्स है ना पूरा पिंकिश होता है। अब वो पिंकिश क्यों होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। अब आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ये हेमोग्लोबिन ही है जो पूरी ऑक्सीजन को आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल कराता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये आता है ब्लड के अंदर मौजूद होता है, ब्लड से ये अल्लाह ताला ने रखा हुआ है जिसकी हीमोग्लोबिन के अंदर सलाहियत है कि वो 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, O2 O2 O2। सही है, यानी 4 ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। सबसे पहली बात आपको तो ये क्लियर हो गई। सही है, अब दूसरी बात की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दो कि ये O2 आया और ये यहाँ पे आयरन मौजूद है, और यानी इसके पास ये आयरन के 4 ऐसे लिंकेज मौजूद हैं जिससे ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। सही, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि पिंकिश क्यों है, क्योंकि हेमोग्लोबिन ब्राइट रेड होता है और ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल कराता है, ऑक्सीजन को जहाँ जहाँ रिस्पायरेशन होती है वो करवाएगा ये। अब तो ये ऑक्सीजन और पिंकिश क्यों, मैंने बताया कि सारा ब्लड एक ही जगह जमा हो रहा है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद है, हेमोग्लोबिन का राइट ब्लड रेड है, और जिसकी वजह से आपका जो एल्व्यूला है और जो आपका लंग्स है, सॉरी जो लंग्स है वो भी पिंकिश होता है। अब ये मैंने ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करेगा, इसी तरीके से यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे जिसका Fe होगा, ये इस तरीके से बाइंड होगा, ये देखो ये बाइंड हो गया है। अब इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अब काम है कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड हो चुके हैं, ये पूरा लीकेज जो एक बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी ऑक्सी होम्योग्लोबिन, ये भी सही ऑक्सी होम्योग्लोबिन। अब ये ऑक्सी होम्योग्लोबिन क्या करेगा कि ये ट्रैवल करेगा, आपको पता है ब्लड वेसल्स होती हैं, अब ये लंग्स के वापसी कहाँ जाएगा, हार्ट में ही जाएगा। किसके जरिए आएगा, पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन के अंदर आएगा, फिर ये एओर्टा से ट्रैवल करेगा, हार्ट जो है एओर्टा को एओर्टा के जरिए पंप कर देगा, पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगा आपके पास। सही है, अब ये रीच करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जहाँ पे आपको ग्लाइकोलाइसिस करानी है, हम बायोनिक उसके अंदर भी पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी, पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि आप लोगों के पास होता है ग्लाइकोलाइसिस होनी होती है, वो ही रिस्पायरेशन होती है कि O2 आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट निकलती है, और बाई प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी निकलती है, और एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। आपको ये मालूम होगा एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है, कोई बताएगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताओ, एज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और वाटर क्यों यूटिलाइज, कहाँ यूटिलाइज हो जाता है वो भी आपको मालूम है। अब ये ऑक्सी होमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सी होमोग्लोबिन के बाद ये क्या करेगा कि ये ट्रैवल करेगा, रीच टू माइटोकॉन्ड्रिया, रिस्पायरेशन होगी, यानी सेल में ये ऑक्सी होमोग्लोबिन घुसेगा। अच्छा, होमोग्लोबिन की कुछ स्ट्रक्चर हैं, अब आपको ये भी मालूम चाहिए आपका सेल क्या है,
इम्परमिएबल है टू प्रोटीन, ये भी आपको मालूम होगा। सही है, अभी हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें कि कैसे सेल के अंदर दाखिल होगा, ट्रैवल कर रहा है ब्लड वेसल के जरिए, तो ट्रैवल कर रहा है, सही है ना, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे दाखिल होगा, क्योंकि आपका जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर पूरा डिस्कस करके आ चुके हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो सेल है ना, वो क्या है, इम्परमिएबल है टू प्रोटीन, और वो प्रोटीन को अंदर नहीं रखता। अब वो क्यों प्रोटीन, क्योंकि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो है नॉन पोलर और लिपिड नेचर है, और जो आपका हेमोग्लोबिन है वो होता है आपके पास किस नेचर में होता है, प्रोटीन नेचर में होता है। और प्रोटीन क्या होता है, पोलर होता है, और आपका जो सेल मेम्ब्रेन वो नॉन पोलर है, लिपिड नेचर है, सही है। अब हेमोग्लोबिन की एक और खासियत ये होती है कि वो प्रोटीन नेचर है, यानी वो एंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रहा है एज अ कैरियर। हम एंजाइम्स के चैप्टर को पढ़ के आ चुके हैं। ऑक्सीजन इस दौरान क्या एक्ट कर रहा है, आपके पास सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा है। सबस्ट्रेट हो गया। एक और बात आपको ये पता चल गई, देखो कितनी बातें आपको एक चैप्टर के अंदर, एक टॉपिक के अंदर पता चल रही हैं। फिर इसके बाद आपको ये भी मालूम हो गया कि ना ये एंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, सही है। ये बात भी आपको मालूम हो गई कि ना ऑक्सीजन सबस्ट्रेट है, और आपके पास जो हेमोग्लोबिन है वो क्या है, आपके पास क्या है बच्चों, बोलो, एंजाइम है। अब ये जो पूरा कंपाउंड बन जाता है, ये भी आपको मालूम होगा कि क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनता है। ये भी आपको मतलब इस के ऊपर भी पूरी डिटेल आपको मालूम होगी कि ये क्या बन गया है, क्योंकि आप एंजाइम चैप्टर पढ़ के आ चुके हो। अगर आपके अंदर अक्ल है, अगर आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो आपको समझ में आ चुकी होगी ये बातें, मैं आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन नेचर है, यानी एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट कर रहा है, बाइंड कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फिर उसके बाद क्या होती है कि ना आपके पास अभी हम आगे एग्ज़ाम्स के पूरे आगे उसको मैं लेकर चलूँगा एग्ज़ाम्स के ज़रिए। आपको एग्ज़ाम्स को बातें कुछ पता चलेंगी यहाँ पे कि एग्ज़ाम्स के बारे में आपको और बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली हैं यहाँ पे आज, क्योंकि हम स्टमक के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। वहाँ पे भी हमने एग्ज़ाम्स के लेक्चर को देखा था। आज हम रेस्पिरेशन के अंदर एग्ज़ाम्स को देख रहे हैं। अब हीमोग्लोबिन की एक और खासियत होती है कि वो होता है आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि ये ट्रैवल कर रहा होता है, ट्रैवल करेगा तो ये रीच करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, प्रोटीन चैनल बनेंगे, आपको ये भी मालूम होगा, सही है कहना वो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर है, आपका जो प्रोटीन है वो आ रहा है एक पोलर। अब ये सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, सही है, वही प्रोटीन चैनल बनेंगे। हम पूरी कहानी वहाँ पे मतलब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करके आ चुके हैं ये सारी बातें। अब अगला आपका जो काम है वो ये है कि बच्चों, आपको ये भी मालूम है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी रिस्पायरेशन। हम रिस्पायरेशन को पूरा डिस्कस करके आ चुके हैं कि कैसे होती है, कैसे ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर यूज़ हो जाती है। जैसे अभी प्रोटीन को एंटर होना था, कहाँ एंटर होना था, आपके सेल के अंदर। अब सेल के अंदर कैसे एंटर होगा वो आपको मैंने बताया, प्रोटीन चैनल बनेंगे, वहीं पे एनर्जी यूटिलाइज हो गई ये वाली। अब एनर्जी स्टोर हुई थी वही यहाँ यूटिलाइज हो गई। इसी तरह से बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिसके अंदर आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। अगला फंक्शन ये है कि ना अब आपको क्या होगा, मैंने आपको एंजाइम्स के अंदर ये बात बताई है कि ना जैसे ही प्रोडक्ट बनता है फिर एंजाइम्स अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। जो बना होता है उसका काम था उसको उसके मंजिल तक पहुँचाना, मंजिल तमाम पहुँचा, वहीं पे आपका इंतकाम हो गया, हेमोग्लोबिन का काम ख़त्म। ये हेमोग्लोबिन ये से अलग होगा, यानी ये हेमोग्लोबिन वहाँ अलग होगा, ऑक्सीजन अपना, हेमोग्लोबिन अपना, एंजाइम अलग, सबस्ट्रेट बन गया प्रोडक्ट। अब ये क्या करेगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कराएगा, क्योंकि हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं पेज, अगर मैं यहाँ पे फोल्ड करूँ तो यहाँ पे है, सही है, ये देखो सेल से ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी, ऑक्सीजन आ गया, कैसे आया, हमें हेमोग्लोबिन के ज़रिए पहुंचाया, एंजाइम है, हेमोग्लोबिन एक्ट कर रहा है एंजाइम, और ऑक्सीजन सबस्ट्रेट, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से ये आया, फिर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब एंजाइम वहीं खड़ा है, एंजाइम सोच रहा है कि चलो ये ब्लड के ज़रिए मैंने पहुँचा दिया, ऑक्सीजन का काम पूरा सही। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो गया है, जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेट होगा, डीऑक्सीजन क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। अब एंजाइम सोच रहा है कि मेरे को वापसी लेकर जाना है, यानी कुछ देखो, एक असूल है, जो लेकर आता है वो लेकर जाता है, खाली हाथ नहीं जाता, ये बात है। अब हेमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को उसने ट्रैवल कराया, अब उसका काम है वापसी एंजाइम। अब वापसी एंजाइम बनेगा, हेमोग्लोबिन एंजाइम के तौर पर एक्ट करेगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो उसको लेकर जाएगा और एक्सहेल कराएगा, सही है ना। अब उसको एक्सहेल कराना है कार्बन डाइऑक्साइड को, सही है। अब वो कैसे होगा, अब आ जाओ हम उसको देखेंगे। यानी आपको यहाँ तक ये पता चल गया कि ना ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास जो हार्ट है वो ब्लड को जब पंप करता है, अब
वो क्या करता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ना अभी हम जब एवोलाई को देख रहे थे तो मैंने बोला ऑक्सीजन यहाँ बाइंड कर रहा है, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आई थी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी और यहाँ से बाइंड निकल जाएगी। अब ये कैसे बाइंड करता है, पूरा ट्रेवलिंग कैसे होती है, हमें उसको भी देखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा था तो यहाँ से एक्सहेल होकर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही थी ना, तो यहाँ पे जो है आपके पास O2 आया था, यहाँ पे बाइंड करा था, यानी यहाँ से पहले ऐसा प्रोडक्ट कुछ निकला था। वो क्या था, CO2 निकला था, यहाँ से आपके पास क्या कर गया था, एक्सेल कर गया था। अब आपको मैं एक सिनेरियो बना देता हूँ ताकि मेरे को वापसी इस लेक्चर पे ना आना पड़े, मैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चला जाऊँ। अब आपको ये मालूम होगा कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, यानी हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर दिया होगा। कब, जब आपके पास ग्लाइकोलाइसिस हो गई, सही है, बाय प्रोडक्ट निकला आपके पास, 3 निकले थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करा, अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है, ये वापसी जाएगा आपके पास, कहाँ जाएगा, सुपीरियर इन्फीरियर, फिर इस सुपीरियर इन्फीरियर से ये वही पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ये अपने आप को लंग्स के पास पहुंचाएंगे, लंग्स से वहाँ से ये एक्सेल होगा, वहाँ से इनहेल होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी Fe जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिलीज कर देगा प्रोडक्ट के तौर पे, वो एक्सेल हो जाएगा, यहीं से हेमोग्लोबिन वापसी ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के पास, पल्मोनरी वेन के पास आएगा, पल्मोनरी वेन से ये वापसी जो है एओर्टा पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगा। ये पूरा एक सीनियरियो है। इसी तरीके से आपका जो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चल रही होती है, हार्ट काम कर रहा होता है, लंग्स काम कर रहे होते हैं, ये सिमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन है जो कि अधूरी रह गई थी और आज मैं इसको मुकम्मल करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद हमें क्या, मैंने आपको बताया, इसके बाद आपको ये समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैवल करता है। ये तो हो गई ऑक्सीजन की कहानी पूरी, और उसके बाद मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ सिनेरियोस बता दिए। अब मैं वापस इसके पास नहीं आऊँगा, अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। अब ये देखो आपको ये नज़र आ रहा होगा, सही है ना, अब आपको क्या ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ना ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने के 3 रास्ते हैं, सही है ना। या तो मैंने आपको बताया हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाना, सही है, वो मैंने यहाँ लिखा है। 3 तरीके हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया होम्योग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, सही है। होम्योग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड करेगा, ये देखो मैंने, सॉरी एक मिनट, कैमरा में एक मिनट फोकस कर लूँ, सही है ना। अब देखो, सही है, कैमरा नज़र आ रहा होगा आपको, सही नज़र आ रहा होगा। अब हेमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करेगा जिसका ना ये 20% है। अब मैंने आपको बताया है कि है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन आ रहा था उसने रिस्पायरेशन करवाई, अब उसके बाद जो है हेमोग्लोबिन फ्री था, इंसान वहीं रुका रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, बाई प्रोडक्ट हेमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड हुआ, फिर इसके बाद जो है वो कहाँ गया, हार्ट की तरफ गया, सुपीरियर इन्फीरियर के अंदर दाखिल हुआ, फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, और लंग्स के नेबुलाए थे वहाँ से जो है उसने उसको एक्सेल करवाया, और वहीं से हेमोग्लोबिन ने जब एक्सेल करा रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को, प्रोडक्ट को निकाल रहा था, वहीं से उसने दूसरा सबस्ट्रेट को बाइंड कर लिया, वो था आपका ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन को लेके आया, फिर पल्मोनरी वेन, फिर पल्मोनरी से पूरी बॉडी के एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर गया। इससे भी हेमोग्लोबिन का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैवल कराना। अभी बताऊंगा कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अब 3 तरीके मैंने आपको बताया। 70% जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि बाइकार्बोनेट आयन के तौर पर ट्रैवल कर जाएगा, और 20% हेमोग्लोबिन और 10% ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करके निकल जाएगा, सही है, यानी वाटर के ज़रिए या फिर। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये 20% है, यानी हेमोग्लोबिन के साथ जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था, मोस्टली चांसेस यही है कि ना जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो जो है हेमोग्लोबिन नहीं लेता, सिर्फ 20% है कि हेमोग्लोबिन लेता है, और बाकी 70% 10% कोई और तरीके से निकलती है, सही है। यानी Fe का ज़्यादातर काम यही है कि ऑक्सीजन को ट्रैवल कराए, सही है। बहुत ही रेयर चांस में जो है हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है, एक्सहेल कराता है, क्योंकि आपको पता है कि ना एक्सहेल भी तो करानी है ना। आप जो एक्सहेल कर रहे हो तो जहाँ सांस एंटर कर रहे हो वहीं से आप सांस को बाहर भी निकाल रहे हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो 20% निकलती है, वो 70% कहाँ जाती है फिर, ऐसा बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं, HbCO3, सही है, ये होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही है, HbCO3 होगा। अब ये बाइकार्बोनेट आयन किसके साथ बाइंड कर जाएगा, सही है, अब हमें इसको भी देखना होगा। ये बाइकार्बोनेट आयन बन चुका है, अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो है आपके पास यूरिन के अंदर एक्सेल कर जाएगा, यूरिन के ज़रिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा,
और बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे निकलेगा। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कैसे होता है, क्या ना ये ना वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आपके जो यूरिन फॉर्मेशन और ये होती है फिल्टरेशन, हम नेफ्रॉन पर आ चुके हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बाइकार्बोनेट आयन्स भी निकल रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ आयन्स होते हैं, अमोनिया होता है, ये सब होते हैं। तो इसी तरीके से ये भी बाइकार्बोनेट आयन के तौर पर निकलता है, हम डिस्कस करके आ चुके हैं, आपको ये मालूम होगा। अब वहीं पे जो है आपके पास पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी होता है। तो इसी तरीके से ये पोटेशियम और सोडियम के साथ बाइंड करेगा, सही है। अब इसके अंदर से H अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, CO2, अब O2 एक वाटर बन जाएगा मॉलिक्यूल का, सही है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, प्लस बनेगा K2CO2, सही है, ये एक का प्रोडक्ट बन जाएगा, सही है। या 2KCO2 या आप कह सकते हो, या NaCO2 भी कह सकते हो। इस तरीके से ये जो है Na2CO2 या CO3 तरीके से ये निकल जाएगा, और ये बाय क्या है, B अलग हो जाएगा, सही है। अब आपको ये मालूम हो गई कहानी। तो यानी 70% जो है आपके बाइकार्बोनेट आयन के जरिए निकलता है। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पाए जाते हैं, यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में ये बाइकार्बोनेट आयन्स बनते हैं, सही है। यानी आपको ये पता भी चलिए कि नेफ्रॉन के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं कि ना ये आयंस क्या होते हैं, अमोनिया निकल रहा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो रहे होते हैं। तो ये इसी तरीके से ये 70% जो होते हैं उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस भी मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं, पोटेशियम सोडियम के साथ बाइंड करते हैं, और यूरिन फॉर्मेशन के अंदर ही यूरिन जब फॉर्म हो जाती है तो यूरिन के अंदर निकल जाते हैं। फिर रहता है 20% हेमोग्लोबिन के साथ निकलते हैं, और इसके साथ जो जब ये बाइंड कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसका नाम होगा, जैसे आपने बोला था यहाँ पे ऑक्सियो हेमोग्लोबिन, तो यहाँ पे वो बनेगा कार्मिनो हेमोग्लोबिन, सही है, हेमोग्लोबिन। और इस तरीके से ये भी एक पूरा प्रोडक्ट बन के एक्सेल हो जाएगा, फिर उससे ट्रैवल करेगा ब्लड वेसल्स के जरिए। अभी हम इसको डिस्कस करके आ चुके हैं, वापसी में लंबी नहीं कर रहा। फिर 10% रह जाता है वो ब्लड के अंदर, यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर निकल जाता है, वाटर के अंदर निकल जाता है, या उसकी कहीं बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है तो उस तरीके से वहीं रह जाता है, या उस तरीके से निकल जाता है। कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं, यानी ये 10% कहीं यूज़ हो जाता है, या कोई काम होता है उसके अंदर यूज़ तरीके से काम निमट जाता है। यानी आपके पास कितना 90% कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, दो तरीके से, एक कार्बन डाइऑक्साइड यूरिन के अंदर और एक होता है एयर के ज़रिए एक्सेल करके। अब अगली एक चीज़ आती है, एक होती है हेमियो होती है, तो इसे मायोग्लोबिन भी होती है, मायोग्लोबिन। अब इसका क्या काम है, ये पाई जाती है मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर हेमियोग्लोबिन नहीं पाई जाती, वहाँ पे होती है मायोग्लोबिन, सही है। ये ऑक्सीजन के, इसके पास सिर्फ होती है कि ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड कर सकती है, 2 मोल्स ऑफ O2, बस, इससे ज़्यादा नहीं। हेमोग्लोबिन 4 बाइंड कर रहा था, ये सिर्फ 2 मोल बाइंड करेगी, यानी 2 मॉलिक्यूल को बाइंड करेगी। हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल को बाइंड करके पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करा रहा था और इससे रिस्पायरेशन करवा रहा था, ये सिर्फ 2 करेगा मसल्स के अंदर। ये फ़र्क होता है, मसल तभी फैटिक भी हो जाता है जल्दी, आपको पता है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके लिए हमें अब मायोग्लोबिन को पूरी डिटेल में समझना है कि ये क्यों सिर्फ 2 मॉलिक्यूल को बाइंड करता है ऑक्सीजन के, और ये मसल्स के अंदर क्यों हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, और ये है। और इसको, इस स्ट्रक्चर को हमें समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए, फिर से आपका यहाँ पे तो आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, सही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट, लेकिन इस मायोग्लोबिन को समझना है आपको, तो उसके लिए एक नया चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट, जहाँ पे आपकी पूरी स्केटल मसल स्केटल सिस्टम को डिस्कस किया गया है आपकी बुक के अंदर, हमें उसको डिस्कस करना पड़ेगा। वहीं पे आपका ये सवाल अधूरा जो है ये पूरा हो जाएगा, सही है। ये जो आपका अधूरा एक सवाल है ये वहीं पे जाके पूरा होगा कि मायोग्लोबिन सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को क्यों बाइंड करता है। इसका जो आंसर है आपको वहाँ उस चैप्टर में मिलेगा, यानी इस चैप्टर के अंदर फिर से आपका एक अधूरा सवाल रह जाता है कि ये मायोग्लोबिन सिर्फ 2 मॉलिक्यूल को क्यों बाइंड करता है, वहाँ पे हेमोग्लोबिन क्यों नहीं है, और वहाँ पे मायोग्लोबिन क्यों है, उसका क्या रीज़न है। पूरे उसके स्ट्रक्चर फंक्शन को समझेंगे तो आपको मायोग्लोबिन की ये वाली कहानी भी समझ में आ जाएगी, जो कि आपका अभी अधूरा एक सवाल रह गया है। तो हम इंशाल्लाह फिर उसको उसी टॉपिक में कवर अप कर लेंगे। अब बच्चों देखो, आप लोगों का मैंने रिस्पायरेशन सिस्टम के अंदर एक अच्छा खासा टॉपिक को कवर अप करा लिया है। अब अगर मैंने आपको यहाँ पे रिस्पायरेशन के अंदर एक बहुत बड़ी डिटेल दे दी है, तो उसका मतलब ये है कि अब आप लोगों के पास कुछ नहीं बाकी नहीं बच्चों, अभी भी एक टॉपिक बाकी है जिसका नाम है डिजीज ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। उसको डिस्कस करेंगे। आपका गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल मुकम्मल। फिर रह जाएगा प्लांट, वो मैंने बोला मैं
यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता यूट्यूब पे, टाइम नहीं है मेरे पास। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, वो होगी डिजीज़, और उसके बाद उसको भी हम वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।